नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मायावती जी के फैसले, मायावती जी की दूरदर्शिता के चर्चे हमेशा से होते रहे हैं। कहा जाता है कि मायावती जी बहुत दूरदर्शी नेता हैं और मायावती जी जब कोई फैसला लेती हैं तो बहुत ही सोच समझ कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों, मायावती जी का एक ऐसा फैसला जो खुद सवालों के घेरे में है, और वो फैसला है आकाश आनंद को बीच चुनाव से हटा दिया जाना। दोस्तों, इस बीच खबर आ रही है कि तमाम नेताओं ने एक सुर में आकाश आनंद को वापसी के लिए गुहार लगानी शुरू कर दी। और जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है, जो रिपोर्ट सामने आई है बीएसपी की, उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि जो आकाश आनंद को जिस तरीके से बीच चुनाव में हटाया गया वो बीएसपी के लिए नुकसानदायक रहा। और जब ये रिपोर्ट दोस्तों सार्वजनिक की गई तो इस रिपोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि मायावती जी ने भी माना कि हाँ, उनसे चूक हुई है। तो दोस्तों, मायावती जी का वो फैसला जिस पर सबसे ज़्यादा डिबेट चर्चा हुई वो है आकाश आनंद को पद से हटा दिया जाना। आकाश आनंद दोस्तों युवाओं में जोश भरने का अपने भाषणों से काम कर रहे थे और थर्ड फेज तक उन्होंने खूब जमकर प्रचार किया। दोस्तों, चुनाव प्रचार के दौरान आकाश आनंद के मुंह से एक बात निकल गई जिसमें उन्होंने कह दिया कि ये सरकार आतंकवादियों की सरकार है। उसकी वजह से मायावती जी ने उन्हें बहुत बड़ी सज़ा दी। आकाश आनंद को समझाया भी जा सकता था, बैठकर मनाया भी जा। दोस्तों, आकाश आनंद को मायावती जी समझा भी सकती थीं, कुछ नए दिशा निर्देश भी जारी कर सकती थीं, लेकिन मायावती जी ने अपने उत्तराधिकारी को ही पद से हटा दिया। नेशनल कोऑर्डिनेटर का पद भी था, वो भी छीन लिया गया। यहाँ तक कि दोस्तों आकाश आनंद को अपरिपक्व तक बता दिया गया। तो मायावती जी का 3 फैसला इस समय सवालों के घेरे में है। एक तो मायावती जी का आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाना, और दूसरा फिर से ये मानना कि हाँ, मुझे बीच चुनाव में नहीं हटाना चाहिए था। और दोस्तों, तीसरा बड़ा फैसला ये कि आकाश आनंद को इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि ये अपरिपक्व हैं, जब तक परिपक्व नहीं हो जाते इनको पद नहीं दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, अब पूरा उल्टा हो गया है। जो फैसला एक बार लिया गया वो पलटा गया, फिर जो फैसला दिया गया उस पर फिर कहा गया कि नहीं, हमने गलती कर दी। तो मायावती जी जो दूरदर्शी नेता थीं, जो अपने फैसलों के लिए जानी जाती थीं, अब मायावती जी के फैसलों पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं। दोस्तों, इस बीच रिपोर्ट तलब की है मायावती जी ने अपने तमाम पदाधिकारियों से, और 20 जून तक रिपोर्ट मांगी गई है। और इस बीच मायावती जी ने खुद कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पदाधिकारियों नेताओं से पूछा है कि बताइए भाई, हार के क्या कारण थे। पहला सवाल पूछा कि हार के क्या कारण थे, प्रत्याशियों के चयन में कहाँ गलती हुई, डमी प्रत्याशी तो नहीं उतार दिए गए, ज़िला अध्यक्षों की इस चुनाव में कितनी सार्थक भूमिका रही, ज़िला अध्यक्षों की लापरवाही पर भी रिपोर्ट जारी करें। तो दोस्तों, ये 5 अहम सवाल मायावती जी ने उठाए हैं। 5 बिंदुओं पर रिपोर्ट मांगी गई है कि भैया बताइए, हार के क्या कारण थे, चयन में कोई गलती हुई कि नहीं गलती हुई, कहीं डमी प्रत्याशी तो नहीं दे दिए गए, ज़िला अध्यक्ष ने लापरवाही तो नहीं की। तो इस पर अब रिपोर्ट देनी है। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, नतीजे के तुरंत बाद मायावती जी का एक लेटर भी जारी हुआ था, और समीक्षा जो उन्होंने खुद से की थी उसमें एक बिंदु जो लिखी थी वो ये कि मुसलमान बीएसपी को समझ नहीं पाए, उनसे भूल हो गई। मायावती जी ने मुसलमानों से नाराज़गी भी जाहिर की थी और कहा था कि हमने इन्हें प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने हमें वोट नहीं किया। तो दोस्तों, एक समीक्षा जो मायावती जी ने की वो ये कि मुसलमानों का वोट उन्हें नहीं मिला। बड़ा सवाल ये है कि दलितों का वोट उन्हें कितना मिला। दोस्तों, इस बार अगर मैं आपको बताऊं तो मायावती जी का जो वोट बैंक है वो भी खिसका है। पहले जहां 19% वोट शेयर हुआ करता था, वहीं पर अब बीएसपी का जो वोट शेयर है वो 10% से भी नीचे आ गया है। और इस समय समाजवादी पार्टी ने
एक रिपोर्ट शेयर की है जिसमें समाजवादी पार्टी काफ़ी गदगद है। तो दोस्तों अखिलेश यादव ने इसको लेकर एक ट्वीट किया। ये देखिए, कुछ चुनाव नक्शा बदल देते हैं। ये देखिए इन्होंने शेयर किया है इसे, और इसमें उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश में कहीं नीला रंग है, कहीं भगवा रंग है, कहीं लाल रंग है। अब इसमें इन्होंने अपनी उपलब्धि का बखान किया है। दोस्तों इस रिपोर्ट को ज़रा आप लोग गौर से देखिए। 2014 के चुनाव में बीजेपी को 41.5% वोट शेयर हासिल हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी को 33.5% वोट शेयर हासिल हुआ है। कांग्रेस को 9.5% वोट शेयर हासिल हुआ है। बसपा को 9.4% वोट शेयर हासिल हुआ है। वहीं अगर मैं 2019 के चुनाव की बात करूं तो बीजेपी का वोट शेयर 50% था। सपा का 18% था और कांग्रेस का 6.4% था। बीएसपी का 19.4% था। यानी वोट शेयर के मामले में 2019 में बीएसपी दूसरे स्थान पर थी और 2024 में बसपा दूसरे से फिसल कर दोस्तों चौथे स्थान पर चली गई है। पहले पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे पर समाजवादी पार्टी, तीसरे पर कांग्रेस पार्टी और चौथे पर बसपा चली गई है। तो जहां इस बार बसपा का खाता भी नहीं खुला, वहीं पर वोट शेयर में भी गिरावट आई है। इसका सीधा यही अर्थ निकाला जा रहा है कि मायावती जी के वोट बैंक में भी सेंध लगनी शुरू हो गई है। दलितों के वोट में भी बंटवारा हो गया है इस बार। तो दोस्तों जिस तरीके से बीएसपी का वोट शेयर गिरा है उसमें एक फैक्टर, एक कारण आकाश आनंद को भी माना जा रहा है। क्योंकि जब आकाश आनंद भाषण दे रहे थे तो अपने भाषण से युवाओं को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित कर रहे थे और भारी संख्या में युवा बीएसपी से जुड़ रहा था। युवाओं में जोश भर रहे थे आकाश आनंद। लेकिन जैसे ही मायावती जी ने उन्हें पद से हटाया, वो जो युवा जुड़ रहे थे या आ चुके थे वो निराश हो गए, इधर उधर बिखर गए। तो ये दोस्तों बहुत बड़ा फैक्टर रहा। हार में सबसे बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है इस समय। तो दोस्तों बीएसपी के हार में एक फैक्टर आकाश आनंद का भी है। तो दोस्तों इस बीच एक सुखद खबर ये भी सामने आ रही है कि आकाश आनंद को अब अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव होने वाला है। और एक चीज़ और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है। ये भी बड़ा सवाल है कि उपचुनाव में बीएसपी अपना उम्मीदवार उतारेगी या नहीं उतारेगी। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने ऐलान किया है कि वो इस चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेंगे। वैसे बसपा का ट्रेंड रहा है कि वो उपचुनाव में अपने उम्मीदवार नहीं उतारती है, लेकिन इस बार देखना होगा कि मायावती जी अपने प्रत्याशी उतारेंगी या नहीं उतारेंगी। दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और बड़ा प्रश्न है सबसे बड़ा, आकाश आनंद को कब बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कब उन्हें अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। क्योंकि जो युवा है, जो कहीं ना कहीं निराश है, वो ये चाह रहा है कि आकाश आनंद की वापसी हो जाए तो बसपा का भविष्य सुनहरा हो सकता है। अब देखिए, बसपा का भविष्य मायावती जी के हाथों में है। मायावती जी चाहें तो बीएसपी का भविष्य सुनहरा हो सकता है। मायावती जी बड़ी नेता हैं और बड़ी पार्टी की नेता हैं, तो वो इसके बारे में चिंता करें। लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज़्यादा चिंतित है, समर्थक चिंतित हैं। कट्टर जो वोटर है, समर्थक है, अभी भी बीएसपी के साथ है, मरते दम तक साथ रहेगा। लेकिन जो आम समर्थक थे वो बीएसपी से दोस्तों दूर हो रहे हैं। अब बीएसपी को करना क्या पड़ेगा? बीएसपी को सबसे पहला काम ये करना है कि आकाश आनंद को फिर से वापस लाया जाए, आईटी सेल को मजबूत किया जाए। क्योंकि सोशल मीडिया में बीएसपी फिसड्डी पार्टी है, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। चंद्रशेखर को देखिए, 1 मिलियन से ज़्यादा लोग ट्विटर पर फॉलो करते हैं। सोचिए, अभी नई पार्टी है, 2020 की पार्टी है, 4 साल पुरानी पार्टी है और सोशल मीडिया में क्या मजबूत पकड़ बनाई है। इनकी अपनी ट्रोल आर्मी भी है। लेकिन बसपा ने ये काम क्यों नहीं किया? बसपा ने इस तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया? टेक्नोलॉजी, सोशल मीडिया में बसपा ध्यान कब देगी? अपना जो आईटी सेल है उसे मजबूत कब करेगी, उसका विस्तार कब करेगी? और नहीं करेगी तो फिर 27 में यही हाल ना हो जाए, ये भी दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है।
हार से सबक लेना ज़रूरी है। अब सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि क्या कारण थे, प्रत्याशियों के चयन में कहाँ गलती हो गई, यानी कि प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई है। जब पूछा जा रहा है मायावती जी के द्वारा कि कहाँ गलती हुई, तो इसका सीधा सा मतलब है प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई। अब जिला स्तर लेवल पर हो या फिर पदाधिकारियों के स्तर पर हो, कहीं ना कहीं दोस्तों प्रत्याशियों के चयन में गलती हुई है और कई सारे प्रत्याशी ऐसे उतारे गए जिनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। नगीना के प्रत्याशी को लेकर भी सवाल खड़ा हुआ कि सुरेंद्र पाल सिंह को उम्मीदवार नगीना से क्यों बनाया गया, किसी और दमदार नेता को क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेकर भी दोस्तों सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने नगीना में इतिहास रच दिया है। 1.5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीत हासिल की है। तो दोस्तों अब बीएसपी को नए सिरे से मजबूत करना पड़ेगा। वहीं पर बीएसपी ने अपना जो पुराना सिस्टम है, खबर है कि बदल दिया है, नया सिस्टम लागू कर दिया है। पहले मंडलीय व्यवस्था थी, अब यहाँ पर सेक्टर व्यवस्था लागू कर दी गई है। कई सारे मंडलों को मिलाकर एक सेक्टर बना दिया गया है और उन सेक्टरों का एक प्रभारी भी नियुक्त कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर संगठन स्तर पर बदलाव शुरू कर दिया गया है। बैठकें भी शुरू होने वाली हैं। 20 जून तक एक रिपोर्ट मांगी गई है, उसके बाद एक बड़ी बैठक होगी। समीक्षाएं लगातार चल रही हैं, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, रिपोर्ट मंगाई जा रही है। देखते हैं बीएसपी आगे किस तरीके से आगे बढ़ेगी, ये दोस्तों बहुत बड़ा सवाल रहेगा। बहरहाल दोस्तों बीएसपी के भविष्य को लेकर आप क्या कहेंगे, अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।